शशांक को हैदराबाद में नौकरी करते 6 महीने हो गए थे। वसुंधरा रोज उससे रात को 1-1.25 घंटे फ़ोन पर बात करती, तब उसको तसल्ली होती। पहली बार बच्चा इतनी दूर परिवार से अलग रहने गया था, माँ का दिल तो परेशान हो गई थी। शशांक बात करते करते अचानक बोला, मम्मी ज़रा पापा से बात कराना। वसुंधरा को इस बात का हमेशा से गर्व था कि दोनों बच्चे उसके बहुत करीब थे, मन की एक एक बात उसको बताते थे। अपने पिता अमित कुमार से तो कम ही बात करते थे। उसने हंसते हुए अमित को फ़ोन देते हुए कहा, लो जी सुपुत्र को आज पिता की याद सता रही है। अमित कुमार ने जैसे ही फ़ोन कान पर लगाया, शशांक बोला, पापा प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनो, थोड़ा बाहर आ जाओ, बहुत ज़रूरी बात है। अमित थोड़ा तेज़ बोलते हुए, क्या आवाज़ नहीं आ रही, मैं बाहर आता हूँ, सिग्नल की बड़ी परेशानी है। शशांक, पापा कल राजेश अग्रवाल आपके पास अपनी बेटी तृप्ति का रिश्ता मेरे लिए लेकर आएंगे। आप मना मत करना, मैंने छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया है। छुट्टी मिलते ही तुरंत आ जाऊंगा, सगाई तब कर लेंगे। अमित कुमार सुनकर दंग रह गए। बात इतना आगे बढ़ गई और उन्हें पता तक नहीं। लेकिन गंभीर और संयमी स्वभाव के कारण शांत स्वर में पूछा, तुम लड़की को जानते हो? शशांक, हाँ पापा, स्कूल के समय से। इस बार आता तो आप सबसे मिलवाता, लेकिन उसके दादाजी शादी जल्दी करवाना चाहते हैं। आप प्लीज़ मम्मी को संभाल लेना। अमित कुमार ने बोला, ठीक है, कहकर फ़ोन काट दिया और सोचा बेटा बड़ा हो गया है, अपने निर्णय लेने में समर्थ हो गया है, नौकरी करने लगा है, जो निश्चय किया है सोच समझ कर ही किया होगा। वसुंधरा को बेचैनी हो रही थी, बेटा क्या कहना चाहता था, लेकिन जब अमित कुमार ने सब बातें बताई तो वसुंधरा के दिल में फांसी चुभती प्रतीत हुई। जो बेटा दिन भर की एक एक बात शेयर करता था, इतनी बड़ी बात छुपा गया। आज से नहीं 7-8 साल से जानता है उस लड़की को और भनक तक नहीं लगने दी, और आज बता भी रहा है तो उसको नहीं, अपने पिता को बता रहा है। कितने अरमान थे, ऐसी बहू ढूंढ कर लाऊंगी, दिखने में ऐसी होगी, पढ़ी लिखी इतनी होगी, सब एक पल में धराशायी हो गए। अगले दिन राजेश अग्रवाल अकेले आए बात करने, 2 टूक बात की और कुछ और कीले दिल में गाड़ गए। उनसे पता चला शशांक ने 1 महीने की छुट्टियों के लिए आवेदन दे दिया है, अगले हफ्ते तक आएगा और तभी सगाई और शादी कर लेगा। कोशिश तो वह यहाँ दिल्ली तबादले की भी कर रहा है, अगर हो गया तो दोनों आराम से दिल्ली में रहेंगे, नहीं तो तृप्ति को हैदराबाद में दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। वसुंधरा को उत्सुकता हो रही थी कि आखिर दोनों मिले कहाँ, दोनों के स्कूल अलग अलग हैं और दोनों के कार्यक्षेत्र में भी कोई मेल नहीं। शशांक इंजीनियरिंग करके नौकरी कर रहा था, जबकि तृप्ति फैशन डिज़ाइनर थी। राजेश ने मुस्कुराते हुए यह बात ऐसे बताई जैसे कितना बड़ा राज खोल रहे हो। अजी, हमारे छोटा भाई जो हमारे पड़ोस में ही रहा है, उसके बेटे के साथ शशांक पढ़ते थे, वहाँ अक्सर आते रहते थे न हमारी बिटिया। अब ये तो हमें भी नहीं पता कब मुलाकात होती रहती थी। पहले पोती को दुल्हन के रूप में दिखलें, लड़की की एक तस्वीर छोड़ गए और यह कह गए कि आगे की सारी कार्यवाही शशांक के आने के बाद होगी। उन्हें तो अपने बीमार पिताजी के कारण रात दिन अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं, इसलिए अब शशांक ही सब संभालेगा। वसुंधरा को लग रहा था अभी उम्र ही क्या है शशांक की, 23 साल का है, आगे पढ़ने की सोच रहा था, लेकिन अब शादी कर लेगा तो क्या पड़ेगा। 6 महीने हो गए, लड़के की शक्ल देखें, कितनी बार कहती थी 2-3 दिन की छुट्टी लेकर आजा, मन हल्का हो जाएगा एक बार मिलकर, लेकिन तब छुट्टी नहीं मिल रही थी। आने जाने का किराया भी बहुत लग रहा था और अब 1 महीने की छुट्टियां तो तुरंत मिल ही गई, किराया भी नहीं अखर रहा है। कितनी बार कहती थी दिल्ली तबादला करा ले, सब एक साथ रहेंगे, लेकिन तब कंपनी में कोई सुनता नहीं था और अब कंपनी ने कानों का इलाज करा लिया होगा जो तुरंत तबादला कर देंगे। शशांक के आते ही आनन फानन में सगाई का कार्यक्रम रखा गया। सारा इंतजाम हाल और खाने पीने का उसने वहीं से नेट पर बैठे बैठे ही कर दिया था। अपने ही बेटे की शादी में मेहमान सी बनकर जा रही थी। लड़की को भी पहली बार वहीं देखा, ऐसा तो कुछ भी नहीं था जो लड़का इतना दीवाना हुआ जा रहा था। वैसे अगर ठंडे दिमाग से दिल पर हाथ रख कर सोचती तो ऐसी ही कोई लड़की शशांक के लिए पसंद करके लाती। दुबली पतली, तीखे नैन नक्श, सांवली चिकनी त्वचा, मासूमियत और मुस्कान से लबरेज चेहरा। लेकिन यहाँ हर कदम पर लग रहा था बच्चे मनमानी करने पर उतारू हैं। शादी की तारीख भी शशांक और उसके होने वाले ससुर ने तय कर ली और अमित कुमार को बता दी, जिससे वे कार्ड वगैरह छपवा लें। दुल्हन के कपड़ों के लिए लड़की की मां का फोन आया वसुंधरा के पास कि वो दुल्हन की किसी भी पोशाक को लेकर परेशान नहीं, लड़की फैशन डिजाइनर है, अपने ही पसंद के बनवा लेगी। यस 1-2 जो वैसी काम बहू के दादाजी भी अस्पताल से ठीक होकर अपने घर पहुंच गए। वसुंधरा को समझ नहीं आया नियति ने मजाक किया या लड़की वालों की कोई साजिश थी, परंतु वह ठगी सी रह गई। मध्यम वर्गीय परिवार बच्चों के विवाह में ही सारी उम्र धूम धड़ाके का सपना संजो कर बैठा रहता है, लेकिन अमित कुमार बड़े प्रसन्न थे, इतने कम खर्चे में शादी हो गई। बहू बेटे ने हनीमून के लिए 1 हफ्ते का विदेश भ्रमण का कार्यक्रम बनाया। वसुंधरा बड़बड़ा रही थी पति के सामने, नई नई नौकरी है, इतना लुटाने को क्या हो रहा था। अमित कुमार लापरवाही से बोले, करने दो मन की, दोनों ने आधा आधा खर्चा बांट लिया है। बहू भी अच्छा खासा कमाती है,
शशांक के बराबर ही वेतन है उसका। वसुंधरा को लगा गृहिणी तन मन लगा देती है परिवार में प्यार और देखभाल उलीचने में, लेकिन कमाने वाली औरतों का पलड़ा शायद फिर भी कहीं न कहीं भारी रहता है। बहू के आने की उतनी खुशी नहीं हो रही थी जितनी होनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा था बहू उसके एक छत्र राज में सेंध लगा रही थी। माँ थी बेटे की कुशलक्षेम पूछने के लिए फ़ोन मिला ही लिया। फ़ोन क्यों नहीं किया? बस मम्मी मैं और तृप्ति ज़रा घूमने चले गए। तृप्ति ने तो याद दिलाया था मैं ही। तृप्ति आपके लिए पर्स खरीद रही है, आपकी पसंद का रंग जानना चाहती। तृप्ति यह कह रही, तृप्ति वह कह रही है। बेटा तो बस बहू के नाम की माला ही जपता रहता है रात दिन। वापस आए दोनों तो इतने खुश, कभी वहां के वृत्तांत सुनाते तो कभी वहां से लाए हुए तोहफे दिखाते। अमित कुमार और बेटी आशा उनकी खुशी में प्रसन्नता से शामिल हो रहे थे, लेकिन वसुंधरा की ईगो उसे पीछे धकेल रही थी। अगले दिन रविवार था, बहू की पहली रसोई थी। वसुंधरा को पूरा यकीन था आजकल की लड़कियों को खाना बनाना कहाँ आता है, अब शायद बहू उससे कुछ कहेंगी, मदद मांगेगी। लेकिन तृप्ति ने बड़े आत्मविश्वास से कहा रसोई वह संभाल लेगी, और उसने वसुंधरा को आराम करने की सलाह दी। खाना न केवल स्वादिष्ट बना था बल्कि टेबल पर परोसने का अंदाज भी खूबसूरत था। सब उंगली चाटते रह गए और तारीफ भी दिल खोलकर करते रहे। अमित कुमार ने नेक देते हुए कुछ अधिक ही प्रशंसा कर दी। तृप्ति बहुत खुश थी। बाद में सास के साथ रसोई संभालते हुए बोली, मम्मी जी आपने नहीं बताया खाना कैसा लगा? वसुंधरा के न चाहते हुए भी स्वर में तल्खी आ गई। बोली, इतना तेल और तीखे मसाले हो तो खाना जायकेदार लगता ही है। बात तो तब है जब खाना स्वाद और सेहत दोनों को ध्यान में रखकर बनाया जाए। तृप्ति को सास की बात ताना प्रतीत हुई। मन में विचार दृढ़ हो गया कि सास को बस चिढ़ने के अलावा और कुछ नहीं आता। शशांक की तबादले की अर्जी मंजूर हो गई थी। उसको 2-3 दिन के लिए हैदराबाद जाना था। अभी तृप्ति की छुट्टियां थी। मन तो शशांक के साथ जाने का कर रहा था, लेकिन इतने कम समय के लिए हवाई यात्रा पर इतना खर्चा करके जाने में शशांक को कोई तुक नजर नहीं आई। वैसे भी औपचारिकता पूरी करने में व्यस्त रहेगा, घूमने फिरने का समय तो होगा नहीं। उसने इनकार कर दिया। तृप्ति की मन नहीं हुआ 3 दिन शशांक के बिना ससुराल में रहने का। कौन सास का फूला हुआ मुंह देखता रहे। वो अपने मायके चली गई और जब आए तो ऑफिस जाना शुरू कर दिया। उसे लगा ये सगा है, कम से कम बोलो सास से, अपने काम से काम रखो, बेकार मन मुटाव का कोई नौबत ही न आने दो। एक दिन खाना खाने के बाद सब टीवी देख रहे थे जब आशा तृप्ति से बोली, भाभी मेरे कॉलेज में फेस्ट होने के बाद फैशनी भी होगा। एक दिन आशा की पसंद के कपड़े लेने के लिए बाजारों की खाक छानती थी और आज ऐसा कहकर आशा ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब जब समय होता नंद भाभी लैपटॉप में सिर घुसाए बैठी रहती। फिर दोनों ने मिलकर कपड़ा खरीदा। तृप्ति ने अपने फैशन हाउस के दर्जी से पोशाक बनवा दी। पोशाक निसंदेह सुंदर बनी थी, लेकिन खर्चा सुनकर वसुंधरा के तन बदन में आग लग गई। हमेशा बजट की लटकती तलवार की धार से बचते बचाते खर्च करने वाली गृहिणी को 7,000 एक पोशाक पर खर्च करना अखर गया। आशा इतनी खुश थी, चहकते हुए सबको अपनी ड्रेस दिखा रही थी। जब प्रशंसा करने की उसकी बारी आए तो मुंह से जो बोल फुटे, बहू को तीर से चुभ गए। 7,000 में तो बाजार से बनी बनाई एक से एक ड्रेस मिल जाती। तारीफ तो तब होती जब कम से कम खर्चे में ये ड्रेस तैयार होती। आशा तो खैर खिताब जीत गई, लेकिन तृप्ति को संतुष्टि नहीं हुई। उसका मन ससुराल से उखड़ने लगा था। शशांक को कंपनी के काम से 1 हफ्ते के लिए दूसरे शहर जाना था। तृप्ति ने निश्चय किया वह शशांक के पीछे से इस घर में एक दिन नहीं रहेगी। अगले दिन ही सास को बताकर वह अपने मायके चली गई। तेजस्विनी को पुत्री का 1 महीने में दूसरी बार आना कुछ जंचा नहीं। ऐसे तो कभी पैर जमा भी नहीं पाएंगी ससुराल में। फिर भी अपनी चिंता प्रकट किए बिना बोली, कैसा चल रहा है? सासू माँ बड़ी अच्छी है जो तुझे बार बार मायके भेज देती है। तृप्ति, उनसे मैंने पूछा नहीं, बता दिया था मैं जा रही हूँ। तेजस्विनी, क्या हुआ, मन नहीं लग रहा है वहाँ? तृप्ति, नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, और सब तो ठीक है वहाँ पर। पता नहीं मम्मी जी को क्या परेशानी है मुझसे। मैं तो फालतू बोलती नहीं, फिर भी ताने मारती रहती है। घर की केंद्र बिंदु थी, हर निर्णय हर काम उनकी इच्छा से होता था। अब तुम एक चुनौती बनकर उनके घर में उनके जीवन में प्रवेश कर रही हो। उनको कुछ और 2 कदम तुम बढ़ाओ उनकी तरफ, फिर देखना माँ से भी अधिक प्यार मिलेगा। तृप्ति, यह सही है, सब कुछ मैं ही करूँ। मेरा बनाया हुआ खाना सबको अच्छा लगता है, पर वो कहती हैं तेल और मसाले अधिक होते हैं। तेजस्विनी, तो बेटा ठीक ही तो कह रही थी। अपने पति की शुगर और दिल की बीमारी को उन्होंने संतुलित भोजन से ही नियंत्रित कर रखा है। रोज रोज मसालेदार भोजन खाने में तो अच्छा लग सकता है, पर सेहत के लिए नुकसानदायक है। वो अपने अनुभव से ही यह सब कहती है। तृप्ति, उनको जो ड्रेस मैंने आशा के लिए बनवाई थी बड़ी महंगी लगी थी। तेजस्विनी, हम मध्यम वर्गीय परिवार कैसे सीमित आमदनी में अपनी ज़रूरतें और इच्छाएं पूरी करते हैं, क्या तुम नहीं जानती हो? आशा को खुश करने के लिए तुमने महीने भर का बजट गड़बड़ा दिया तो उनको बुरा लगता ही। तृप्ति, शायद आप ठीक कह रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तेजस्विनी,
उनकी परेशानी को समझो। दोनों बच्चों को अब उनकी उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी पहले थी। वो एक भावनात्मक खालीपन से जूझ रही है, अब उनके पास अधिक कुछ करने के लिए नहीं है। ऐसे में उनकी मदद करो, वो अपने लिए कुछ करें, अपने आप पर अपना समय खर्च करें। जो परिवार पालने के चक्कर में ये सब कैसे किया जाता है भूल गई हैं। उनकी किसी काम में दिलचस्पी जगाओ जिसमें वे अपनी ऊर्जा और दिल लग सके। तृप्ति, ठीक है मम्मी, मैं अब ऐसा ही कुछ करूंगी, और अपना सामान समेट कर ससुराल चली गई। अपना घर लगता है। जवाब सुनकर तीनों के चेहरे खिल गए। अमित कुमार खुश होते हुए बोले, आजा बेटा, पहले खाना खाते हैं। वसुंधरा ने भरवां टिंडे बनाए थे। तृप्ति को टिंडों से सख्त परहेज था, लेकिन चखने पर इतने बुरे भी नहीं लगे। उसने तारीफ करते हुए कहा, वाह मम्मी जी, मुझे नहीं मालूम था टिंडों को इतना स्वादिष्ट भी बनाया जा सकता है। वसुंधरा खुश हो गई, तुरंत 2-3 और परोस दिया। अब तृप्ति मन ही मन सोच रही थी, लो अब तारीफ करना भी मुसीबत हो गया, इतने भी अच्छे नहीं लगते कि इतने सारे खा लूं। अगले दिन तृप्ति ने निर्णय लिया कि वह घर से ही काम करेगी और समझेगी कि सासू माँ सारा दिन क्या करती है, कैसे रहती है। 1-2 दिन में ही तृप्ति को पता चल गया कि वसुंधरा को जोड़ों के दर्द की परेशानी रहती है और दिन में कई बार स्वयं ही तेल मालिश करती रहती है। सारा दिन करने को कुछ खास काम नहीं था, इसलिए बोरियत महसूस करती थी। कोई सहेली भी नहीं थी ऐसी जिसके साथ समय व्यतीत कर सके। इतने सालों से परिवार को प्राथमिकता देने के चक्कर में कोई सामाजिक दायरा नहीं था। तृप्ति ने पता किया, सुबह कॉलोनी के पार्क में सामूहिक योग होता है। वसुंधरा जानती थी, लेकिन अकेले जाने का उसका मन नहीं करता था। उसके ना नुकुर करने के बावजूद तृप्ति उसे सुबह पार्क लेकर जाने लगी। उसे स्वयं भी प्रातः की ताज़ी हवा में योगा करना और बाद में थोड़ा टहलना बहुत अच्छा लगा। 2 हफ्ते में वसुंधरा को भी शरीर में हल्कापन और लचीलापन महसूस होने लगा। बहू के साथ कुछ अकेले समय बिताया और बातें करने से लगा बहू इतनी बुरी भी नहीं जितनी वो समझती थी। चाय देने के बहाने वो तृप्ति के आसपास घूमती रहती कि आखिर बहू भी करती क्या है। एक दिन तृप्ति ने ही पूछ लिया तो समय नहीं मिलता था, और दूसरे रंग इतने महंगे होते हैं। शुरू से ही हाथ इतना तंग रहता था कि इस तरह के खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ता था। तृप्ति, आप अब दिन में बिल्कुल खाली रहती है। छोटा सा पेंटिंग का कोर्स कर लो, कुछ पुराना याद आ जाएगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा। वसुंधरा, नहीं बेटा, इस उम्र में ये सब करते बड़ा अजीब लगता है, लोग भी क्या कहेंगे, फिर पता नहीं शरीर से होगा कि नहीं, इतनी देर कहाँ बैठा जाएगा। तृप्ति, एक बार कोशिश तो करो, नहीं होगा तो छोड़ देना, और हो गया तो हो सकता है आपको अच्छा लगने लगे। वसुंधरा स्वयं ऐसा कुछ करना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। जब तृप्ति ने बार बार कहा तो उसे लगा एक बार करके देखने में क्या हर्ज है। कुछ दिनों में ही उसे आनंद आने लगा। रोज सुबह उठते हुए उसे उत्साह रहता, कुछ करने की उमंग रहती। जब वह तृप्ति को दिखाती तो वह उन्हें और प्रोत्साहित करती, लेकिन फिर वसुंधरा को लगता वह पेंटिंग का करेगी क्या। तृप्ति ने एक सुझाव दिया कि क्यों न वे कुछ दुपट्टों पर फैब्रिक पेंटिंग करें, और उसका फैशन हाउस जो प्रदर्शनी लगा रहा है वहां एक कोने में उन दुपट्टों को भी प्रदर्शित करेंगे। ये सुनते ही वसुंधरा के अरमानों को पंख लग गए। बड़े उत्साह से तृप्ति के मार्गदर्शन में एक एक दुपट्टा बड़ी मेहनत से बनाया। प्रदर्शनी वाले दिन वसुंधरा बड़ी नर्वस थी। तृप्ति के पास 3 साड़ियां लेकर गई कि कौन सी पहने। तृप्ति को उस समय वो एक छोटी बच्ची सी लगी जो घबरा भी रही थी और उत्साहित भी थी। उसकी आंखें भर आईं, इस उम्र में वे बड़ी निरीह सी लग रही थी। उसने उन्हें गले लगाते हुए कहा, मम्मी जी कोई भी साड़ी पहनोई, आप सुंदर लगोगी। फिर भी यह गाजरी रंग की साड़ी पहनी तो यह आप पर बहुत सुंदर लगती है। वसुंधरा की आशा टूट जाएगी। उसने अपनी कुछ सहेलियों से कह दिया था कि एक एक दुपट्टा वे खरीद लें, लेकिन ऐसी नौबत आई नहीं। दुपट्टे पसंद भी आए, हाथों हाथ बिक भी गए, आगे के कुछ ऑर्डर भी मिल गए। वसुंधरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह तृप्ति को एक कोने में ले जाकर बोली, तू नहीं जानती आज तूने मेरे लिए क्या किया है। सबको सहारा देने वाली मैं आज भावनात्मक रूप से सब पर आश्रित हो रही थी, एक खालीपन से जूझ रही थी। तूने मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। मैं अपने शौक को पूरा करूंगी और कुछ कमाई करके आत्मनिर्भरता के एहसास को भी महसूस करूंगी। तृप्ति, मैंने तो केवल आपको अपना टैलेंट पहचानने में सहायता की है। आप जितना चाहे इस काम को बढ़ा सकती है, साड़ी और टी-शर्ट पर भी अपनी कलाकारी दिखा सकती हैं। वसुंधरा, लेकिन बेटा मैं इतना सब कैसे कर पाऊंगी। तृप्ति, आप चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूंगी और जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मैं अपनी नौकरी छोड़कर आपके साथ फुल टाइम काम करना शुरू कर दूंगी। वसुंधरा के दिल में अब निश्चिंतता थी कि जिंदगी का सांझ भी खूबसूरती से बीतेगी। दोस्तों, यह एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी, आशा करता हूँ आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, ये सुविचार कहानी अगर आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने और सुनने के लिए MR दिनेश स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।